कर रहे थे BA थर्ड ईयर में, जो प्रश्न पत्र प्रथम आधुनिक भारत का इतिहास है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। हम राष्ट्रीय जो भारत में 18वीं शताब्दी में, विशेषकर 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुए उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती को देखा। अब हम मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है अलीगढ़ आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अलीगढ़ आंदोलन। इसके ऊपर हम आज विशेष रूप से फोकस करके इस पर चर्चा करेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन क्या था। 19वीं शताब्दी में हिंदू समाज की तरह ही मुस्लिम समाज में भी सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में हुए, परंतु इस समय जो मुस्लिम समाज था उसको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। उस समय के तत्कालीन समाज को एक वर्ग था उच्च अभिजात वर्ग था और दूसरा जनसाधारण, जिसमें हम लोग शामिल थे। इनमें से जो जनसाधारण वर्ग था उसमें से ज्यादातर वही लोग थे जो धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को उन्होंने अपना लिया था, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया था। उनकी सामाजिक स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। अतः इसी तरीके से जो उच्च अभिजात वर्ग था उसकी स्थिति भी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। 18वीं शताब्दी में उसका एक अपना राजनीतिक प्रभुत्व था, परंतु ब्रिटिश शासन काल में उनके राजपूत राजनीतिक जो प्रभुत्व था वो धीरे धीरे समाप्त होने लग गया था। इसी कुंठा में वे जीवन व्यतीत कर रहा था। ना उसने अपने व्यापार वाणिज्य की तरफ इतना ध्यान दे पाए थे क्योंकि उस समय उनके पास शासकता की दौड़ थी, तो उसके माध्यम से अपने जीवन निर्वाह वे कर रहे थे। लेकिन इसी कड़ी में उनका जो ज्यादा नुकसान हुआ वे 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसने सबसे ज्यादा टारगेट 1857 की क्रांति का एक तरह से विद्रोह में जो अहम भूमिका मानी, जो उच्च वर्ग के अभिजात मुस्लिम वर्ग की मानी। अतः उनको उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया और उन पर ज्यादा से ज्यादा अंकुश लगाना शुरू कर दिया। अतः हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में दो वर्ग मुस्लिम समाज में दो वर्ग थे। सीधे तौर पर उच्च अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग जो बोल सकते हैं, और दूसरा जनसाधारण वर्ग। अतः यहाँ पर दोनों ही वर्गों में एक तरह से सामाजिक और धार्मिक पुनरुत्थान की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए जो काम बचा था उसको करने के लिए किसी व्यक्तित्व की आवश्यकता थी, और इसके लिए जब हिंदू धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था, समाज सुधार आंदोलन चल रहा था, तो उसका प्रभाव मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन में भी पड़ा, और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर भी आमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। मुस्लिम समाज सुधार जो आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य इस वर्ग को परिवर्तित परिस्थितियों से परिचित कराना था तथा पाश्चात्य शिक्षा की ओर ध्यान दिलाना था। यानी कि मुस्लिम जो सुधार आंदोलन हुआ, समाज सुधार आंदोलन हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो तत्कालीन परिवर्तित परिस्थितियां हैं उससे मुस्लिम समाज को अवगत कराना तथा उनको पाश्चात्य शिक्षा की ओर ले जाना ताकि उनका विकास हो सके। लेकिन जो हिंदू धर्म सुधार आंदोलन था वो अपने प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ थे उनके आधार पर अपना पुनरुत्थान करना था, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए। दोनों में ये मुख्य अंतर हमें देखने को मिलता है। वैसे मुस्लिम सुधार आंदोलन की जो शुरुआत जो मानी जाती है वह उसका जो आरंभ है सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा हुआ, जिन्होंने पाश्चात्य सभ्यता के विरुद्ध कट्टर इस्लामिक सिद्धांतों को अपनाया और वहाबी आंदोलन की नींव रखी, जिसका उसको समर्थन भी काफी मिला, परंतु मुसलमानों में आर्थिक स्थिति, शिक्षा और राजनीतिक प्रगति के बारे में जितना कार्य राजनीतिक प्रगति के क्षेत्र में, आर्थिक स्थिति, शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में जितना कार्य सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया उतना कार्य किसी के द्वारा नहीं किया गया। अतः हम सर सैयद अहमद खान और उसका जो आंदोलन था अलीगढ़ आंदोलन,
उसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सर सैयद, हाँ ये सर सैयद अहमद खान पूरा नाम लिखो। सर सैयद अहमद खान के बारे में या अलीगढ़ आंदोलन के बारे में विशेष रूप से सर सैयद अहमद खान की बात कर लेते हैं। सर सैयद अहमद खान के बारे में ये कहा जाता है कि जितना जो कार्य हिंदुओं के लिए राजा राम मोहन राय ने किया वही कार्य सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए, भारतीय मुसलमानों के लिए किया। उन्होंने मुसलमानों की आत्मनिर्भरता, अपनी मदद स्वयं करना, अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण को ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि उनका यह मानना था कि मुस्लिम जो तत्कालीन आधुनिकीकरण है उसके संपर्क में नहीं है, ना वे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उनको आधुनिकता के साथ जोड़ना ही सर सैयद अहमद खान और उसके अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। थोड़ा सा सर सैयद अहमद खान का सामान्य परिचय भी 1817 में उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में सरकारी सेवा में चुन लिए गए, सरकारी सेवा में चले गए। 1851 क्रांति जब हुई तो उन्होंने अंग्रेजों की विशेष सेवा की, जिसका उनको काफी फल भी मिला और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को उनको सद्भावना भी प्राप्त हुई और इस सद्भावना का उपयोग उन्होंने भारतीय मुसलमानों के हितों में किया, भारतीय मुसलमानों के हितों के लिए किया। सर सैयद अहमद खान के जीवन के दो मुख्य उद्देश्य थे जब उन्होंने समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए, मुस्लिम समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए। एक उद्देश्य था अंग्रेजों और मुसलमानों के संबंधों को ठीक करना। दो मुख्य उद्देश्य थे। प्रथम उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों और मुसलमानों के जो संबंध बिगड़ चुके थे 1851 क्रांति के पश्चात, उनके संबंधों को ठीक करना। दूसरा था मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना, उसका प्रसार करना ताकि वे आधुनिकीकरण की ओर आ सके और समाज से, अन्य समाज के टच में वह रह सके। इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंग्रेजों को काफी समझाया और उनको कहा कि अब वक्त आ गया है कि आप मुस्लिम समाज को भी ध्यान दो, और अंग्रेजों ने उनकी बात को सुना। और यहाँ तक कि क्योंकि अंग्रेजों को इस बात का मौका मिल रहा था, क्योंकि बात राष्ट्रीय कांग्रेस या हिंदू समाज में भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी, तो अंग्रेजों ने फूट डालो राष्ट्रवाद नीति का अवलंबन करते हुए, उसको अपनाते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर सैयद अहमद खान की बात की सुनी और उन्होंने थोड़ी सद्भावनाएं प्रकट की मुस्लिम समाज की, और उनका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित हुआ। क्योंकि अंग्रेज अब जो हिंदुओं में बढ़ती राष्ट्रीयता थी उसके विरुद्ध एक सांप्रदायिक मुस्लिम सांप्रदायिकता का प्रयोग करना चाहते थे और वे ऐसे मुस्लिमों को तैयार करना चाहते थे जो उनके आड़ हो सके और हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सके, ये अंग्रेज चाहते थे। इसलिए उन्होंने सर सैयद अहमद खान और उसके साथियों को आगे करके ये भूमिका निभाने की कोशिश की। इसी तरह से उनका जो दूसरा मुख्य उद्देश्य था वह ये था कि मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना। इसके लिए उन्होंने जो सर्वप्रथम शुरुआत की 1864 में गाजीपुर में एक अंग्रेजी शिक्षा का विद्यालय उनके द्वारा खोला गया, स्कूल स्थापित की। इसके एक वर्ष बाद उन्होंने अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए विज्ञान समाज अर्थात साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी की। इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी की। इसके पश्चात वह लंदन चले गए और 1869 के लगभग वह लंदन में ही अपनी यात्रा की। वहां पर उन्होंने काफी देखा और उसी बातों को यहाँ पर मुस्लिम समाज में उतारने की उनके द्वारा कोशिश की गई। लंदन से आने के पश्चात फिर से मुस्लिम में सुधार कार्य में लगे और 1870 में उन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, तहज़ीबुल अखलाक। तहज़ीबुल अखलाक पत्रिका का उनके द्वारा प्रकाशन किया गया था 1870 में, ताकि
शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके और समाज में उन्नति को ला सके। इस प्रकार से सर सैयद अहमद खान ने समाज के क्षेत्र में काफी कार्य किया, लेकिन उनको एक बात का सामाजिक कार्य करना था सामाजिक, तो उनको धार्मिक क्षेत्र में, चूंकि धार्मिक क्षेत्र में उनकी महारत इतनी हासिल नहीं थी, तो उनको लगा कि धर्म के क्षेत्र में भी थोड़ी सुधार की आवश्यकता है ताकि मुसलमान सामान्य वातावरण से टच में हो सके और अंग्रेजी शिक्षा आदि को प्राप्त कर सके। इसके लिए उन्होंने कुरान का अर्थ समझने के लिए नई व्याख्याएं की उसकी, और उन्होंने जो व्याख्या की उसका परिणाम ये निकला कि सृष्टि का निर्माता ईश्वर है और कुरान भी ईश्वर की रचयिता है और कुरान वास्तविक स्थिति से भिन्न नहीं है। इसी तरीके से जो हदीस है वह कुरान दोनों एक दूसरे को प्रतिघात नहीं करती, दोनों एक दूसरे का संबंध, वो हदीस और कुरान दोनों एक दूसरे को क्या करती है कि विरुद्ध नहीं हो सकती, उसी तरह से वास्तविकता से दोनों भिन्न नहीं हो सकते। तो उन्होंने इस चीज को समझा और इसमें धर्म के क्षेत्र में उन्होंने काम करने की कोशिश की। इसी तरीके से उनके द्वारा कुरान की नई व्याख्या का कार्य भी शुरू किया गया, जो तफसील कुरान के नाम से जाना गया, परंतु कार्य में पूरा नहीं कर सके ताकि कुरान की नई व्याख्या करके उस 19वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में उसको उसकी व्याख्या कर सके और समाज के लोगों को उससे जोड़ सके। ये कार्य भी उनके द्वारा किया गया। अतः यहाँ पर उसका कार्य तो पूरा नहीं कर सके, लेकिन अपने जो पत्रिका उसके माध्यम तहज़ीबुल अखलाक के माध्यम से उनके द्वारा काफी कार्य ये किया गया। उनकी स्पष्ट मान्यता ये थी कि प्रत्येक परंपरा समय और परिस्थिति के अनुसार अपनानी चाहिए। वे रूढ़िवादिता, कट्टरवादिता के काफी खिलाफ थे और उनका मानना था कि प्रत्येक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वे समय और परिस्थिति के अनुसार अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियां परंपराएं भी अनुपयोगी सिद्ध कर देती है। बदली हुई परिस्थितियां परंपराओं को भी अनुपयोगी सिद्ध कर देती है। इसलिए उन्होंने समाज और धर्म के समाज के शासन धार्मिक क्षेत्र में भी कार्य करने की कोशिश की। अलीगढ़ आंदोलन या हम बात करें सर सैयद अहमद खान का जो सबसे बड़ा योगदान है जो मुसलमानों की शिक्षा के क्षेत्र में रहा है, लेकिन यह बात भी क्लियर है कि विद्वानों का मानना है उनका ज्यादा जो झुकाव था उच्च वर्ग की तरफ ज्यादा था। साधारण वर्ग पहले की तरह शिक्षा के एक तरह से अछूता ही रहा। तो उच्च वर्ग, मुस्लिम जो उच्च वर्ग था उनमें उनका ज्यादा प्रभाव रहा। अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा को लोकप्रिय बनाना था। पश्चिमी शिक्षा को लोकप्रिय बनाना था। इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा विश्लेषण किया सर सैयद अहमद खान ने, और अंग्रेजों पर यह भी आरोप लगाया, उनकी शिक्षा प्रणाली पर भी आरोप लगाया कि उनकी जो शिक्षा प्रणाली है वो ठीक नहीं है और जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार की भी आवश्यकता है। एक बार उन्होंने जो हंटर जो कमीशन है 1882 में उनके समक्ष बयान भी दिया था कि मुसलमान इस शिक्षण संस्थाओं में नहीं पढ़ते, अन्य संप्रदाय के लोग भी पढ़ते हैं, क्योंकि वे उनको अपने निरंतर मानते हैं। ये उनका अपना विचार था जिसको सर सैयद अहमद खान ने उनको बताया था। इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि तत्कालीन मुस्लिम ये समझते हैं कि वे अगर अंग्रेजी शिक्षा लेंगे तो उनकी तरह वो ईसाई धर्म को अपना देंगे या काफी हो जाएंगे। ये उनकी मान्यता थी। इस मान्यता को तोड़ने के लिए सर सैयद अहमद खान को काफी कार्य करना था। इसलिए मुसलमानों में शिक्षा देने के लिए, विशेषकर उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम 1875 में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की 1875 में। पहले प्राइमरी स्कूल के रूप में की गई इसकी स्थापना, फिर 1870 तक जाते जाते लॉर्ड लिटन जो तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल थे उन्होंने इसको कॉलेज के रूप में क्रमोन्नत किया और साथ में जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर थे पीडीएम मूर ने जमीन आवंटन करवाई और इस प्रकार से जो मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है वे 1870 जाकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया उसके रूप में परिवर्तित हो गया। अब ये जो कॉलेज है वे आधुनिक विचारधारा के मुसलमानों की शिक्षा की प्राप्ति का और बाद में अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र बन गया। शुरू में मुसलमानों की शिक्षा प्राप्ति का केंद्र, बाद में अलीगढ़ आंदोलन का एक तरह से केंद्र बन गया। उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने एक कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी की थी, माउंटेन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना की तथा अनेक ऐसे मुसलमानों को अपने साथ सम्मिलित किया जो पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क को पसंद करते थे, पाश्चात्य सभ्यता से काफी प्रभावित थे। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अन्य मुसलमानों को भी अपने साथ लिया। अलीगढ़ जो माउंटेन कॉलेज मुसलमानों की केवल जो शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, एक तरह से उनका सामाजिक राजनीतिक स्थिति में सुधार का केंद्र भी बन गया था। शिक्षण संस्था तो थी, साथ में उनकी सामाजिक और राजनीतिक जो स्थिति उसको सुधारने का केंद्र भी ये बन गया था। सर सैयद अहमद खान का ये मानना था कि यहाँ से पढ़कर जो विद्यार्थी निकलेगा वह समाज में जाकर अच्छा काम करेगा और समाज को उन्नत बनाने के लिए अपना पूरी कोशिश वह करेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई थी। कॉलेज में जब विद्यार्थी दाखिला लेता था, एडमिशन लेता था, तो यहीं पर रहने के छात्रावास की रहने की सुविधाएं की गई, प्रतियोगिताएं कराने की सुविधाएं की गई, खेलकूद की सुविधाएं की गई, ताकि पूरा माहौल उसको कॉलेज में मिल सके और वहां से जो विद्यार्थी निकल के जाता था समाज में, समाज की उन्नति में काम, समाज की तरक्की में काम आ सके। इसलिए सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक बल दिया और उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा पर बल देने का उनका मानना था कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा आवश्यक है। और उनकी ये भी मान्यता थी कि जिस समुदाय का समाज की सेवाओं में जितना अधिक आधार रहेगा, आगा जाएगा, वही राजकीय सेवाओं को जो प्राप्त होगा उसका ज्यादा सम्मान समाज में माना जाता है, समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसलिए वे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, इसके माध्यम से राजकीय सेवाओं में जाना चाहते थे, बैठना चाहते थे, ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सके। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा की अपेक्षा सर सैयद अहमद खान ने उच्च शिक्षा पर अधिक बल दिया। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में सर सैयद अहमद खान का एक दूसरा पहलू भी हमें देखने को मिलता है, वो ये कि स्त्री शिक्षा के संबंध में स्त्री शिक्षा के पक्ष में नहीं थे और पक्ष में भी थे, थोड़ी बहुत स्त्री शिक्षा दिलाने के पक्ष में थे, पर्दा प्रथा के पक्ष में थे और वे केवल स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दिलाना चाहते थे ताकि वो कुशल माताएं और गृहिणी बन सके। वे स्त्रियों को सरकारी नौकरियां कराने के लिए वे पक्ष में नहीं रहे। तो ये पहलू सर सैयद अहमद खान का थोड़ा सा रूढ़िवादी सोच की ओर लगता है, वे स्त्री शिक्षा के पक्ष पर नहीं थे। दूसरी ओर जो अलीगढ़ आंदोलन था वह मुसलमानों में पश्चिमी सभ्यता के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए भी प्रमुख केंद्र बन गया था, क्योंकि अब यहाँ जो अलीगढ़ आंदोलन था एक तरह से शिक्षा का ही केंद्र नहीं था, जिसके सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र का कार्य बन गया था और मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का भी केंद्र बन गया था। अंग्रेजों ने इसका पूरा फायदा उठाया, क्योंकि प्रारंभ के 2-3 प्रिंसिपल जो इस कॉलेज के थे वे ब्रिटिश थे, अंग्रेजी थे और उन्होंने ऐसे विद्यार्थियों को तैयार किया, संगठनों को तैयार किया जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नहीं बनी थी, जो राष्ट्रवाद की जो भावना फैल रही थी देश में, उसको दबाया जा सके, उसके सामने एक समाज को खड़ा कर सके। जैसे कि अलीगढ़ कॉलेज के जो प्रथम प्रिंसिपल थे थियोडोर बेग की प्रेरणा से 1893 में मुसलमानों का एक संगठन बना जिसका लक्ष्य भारतीय मुसलमानों को राजनीति से पृथक करना था। अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रथम अलीगढ़ कॉलेज के जो प्रथम प्रिंसिपल थे थियोडोर बेग ने 1893 में मुसलमानों का एक संगठन बनाया जिसका काम क्या था कि मुसलमानों को राजनीति से दूर रखना था। इसी तरह से दूसरा जो प्रिंसिपल हुए अलीगढ़ कॉलेज के मॉरिसन थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करने के लिए मुसलमानों को संगठित करने का आह्वान किया, भड़काया और उनको किस प्रकार से ये संस्था बनने और आपकी राजनीतिक जो स्थिति है कमजोर हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मॉरिसन ने ये काम किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध उन्होंने अपनाया। वैसे सर सैयद अहमद खान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध थे, काफी विरोधी रहे हैं। इसी तरह से अलीगढ़ कॉलेज के एक और प्रिंसिपल आर्कीबोल्ड जो हुए, उन्होंने आर्कीबोल्ड तथा अलीगढ़ कॉलेज के जो मंत्री थे नवाब मोर्शद के प्रेरणा से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रिंसिपल्स
यानी कि अंग्रेजों की प्रेरणा से ही और कुछ जो अंग्रेज परस्त मुस्लिम थे जो चाहते थे कि उनको भी उनका भी एक संगठन हो, तो उनकी प्रेरणा से 1906 में क्या बना, मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अतः यहाँ हम एक बात को नोट कर लेते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन में जो तत्कालीन भारत में राष्ट्रीयता की लहर चल रही थी उसका विरोधी क्यों था। इसके पीछे कुछ कारण थे जो सर सैयद अहमद खान ने भी बताया। सर सैयद अहमद खान को उसका अलीगढ़ आंदोलन जिसका विश्लेषण हम करते हैं तो उसमें कुछ कारण हमें दिखाई देते हैं जो इस आंदोलन का मानना था कि अंग्रेजों की सहानुभूति पर निर्भर थी। सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन प्रारंभ से ही अंग्रेजों की सहानुभूति से पर निर्भर थे। अतः आवश्यकता के प्रगतिशील और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध अंग्रेज कूटनीति उसका समर्थन करें, क्योंकि वह अंग्रेजों पर निर्भर थे और चाहते थे कि वे अंग्रेज जो भी कहें उसके अनुसार वे कार्य करें। दूसरा एक कारण यह भी था कि सर सैयद अहमद खान पश्चिमी सभ्यता से अत्यधिक प्रभावित थे, इसलिए वे अंग्रेजों का बहुत अधिक समर्थन करते थे। तीसरा कारण और है कि सर सैयद अहमद खान को यह डर हमेशा लगा रहता था कि जो बहुसंख्यक हिंदू है वे अल्पसंख्यक मुसलमान उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जो अंग्रेजों की सहायता से वे उनके बराबर खड़े हो सकते हैं। ये 2-3 कारण थे जो अलीगढ़ आंदोलन ने या सर सैयद अहमद खान ने तत्कालीन जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसके विरोध में अपने बयान दिए और उसके विरोध उन्होंने किया। अतः इस अलीगढ़ आंदोलन के कारण हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेजों ने एक तरह से पूरा इसका फायदा उठाया और फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर मुस्लिम सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया और एक तरह से उनके जो विचार थे उनको आगे बढ़ाया और मुस्लिम समाज में उनको जो तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने की उनके द्वारा कोशिश की गई। अधिकांश अवसरों पर भी सर सैयद अहमद खान ने जो अपने भाषण दिए, अपने विचार रखे, वे सांप्रदायिकता से भी परिपूर्ण माने गए कई बार, तो उन्होंने उनके विचारों के अनुसार ही अलीगढ़ आंदोलन की रूपरेखा तय होने लगी। जैसे कि हिंदू और मुसलमान, उनके जो विचार थे सर सैयद अहमद खान के, हिंदू और मुसलमान 2 अलग-अलग राजनीतिक इकाइयां हैं, इनके हितों और दृष्टिकोण में काफी अंतर है। ये भी उनका विचार था कि उन्होंने क्लियर कट मान रखा था कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग-अलग राजनीतिक इकाई है और इनके जो हित है और दृष्टिकोण है उनमें भी काफी अंतर है, तो इनका मेल नहीं हो सकता। इसी तरीके से भारत में जो लोकतंत्र के आधार पर प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना करने तथा सिविल सर्विस की परीक्षाओं में भारत में करने में है, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुसंख्यक हिंदुओं की सत्ता के अधीन आ जाएंगे। ये भी डर उन्होंने सर सैयद अहमद खान के भाषणों में हमें नजर आता है कि किस प्रकार से जो प्रतिनिधि सभाएं हैं या फिर बात करें सिविल सर्विस में, उनमें हिंदू बहुसंख्यक के सामने मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं टिक पाएगा, तो ये भी सांप्रदायिकता के उनका आधार की नींव रखी। इसी तरीके से मुसलमानों को अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत ही अपने हितों को सुरक्षित समझना चाहिए। अतः मुसलमानों को अंग्रेजों के किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। प्रमुख कारण का सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन में क्लियर कट कहना था कि मुसलमानों के जो हित है अंग्रेजों से ही पूरे हो सकते हैं, इसलिए उनको राष्ट्रीय आंदोलन जैसे आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। इसी तरीके से उनका ये भी मानना था कि मुसलमानों के हित अंग्रेजों के हाथों में ही सुरक्षित है। अतः उन्होंने राजनीति से पृथक रहकर ही सांस्कृतिक विकास का प्रयत्न करना चाहिए और राजनीति से अलग रहकर वह हिंदुओं के राजनीतिक आंदोलन को भी कमजोर कर सकेंगे। ये उनके आधार स्तंभ रहे सर सैयद अहमद खान और उसके अलीगढ़ आंदोलन के। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाने में उनकी काफी मदद भी की। फिर भी हम इसके जो दूसरा मुख्य रूप है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन्होंने मुस्लिम समाज में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है उसमें अहम भूमिका निभाई और इसकी वजह से मुस्लिम समाज में एक तरह से 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन चला और विशेषकर उच्च वर्ग को काफी प्रेरित किया। अलीगढ़ कॉलेज से काफी जो विद्यार्थी निकले और वहां से निकलकर उन्होंने एक तरह से समाज में जागरूकता शिक्षा के प्रति आह्वान भी किया। परंतु उसका दूसरा पक्ष जैसे सांप्रदायिकता का अंग्रेजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। एक तरह से सांप्रदायिकता का सांप्रदायिक भावनाएं भी उत्पन्न होने लग गई जो राष्ट्रीय आंदोलन में ये भारतीय स्वतंत्रता के समय में एक नए राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के रूप में भी देखने को मिला। इस प्रकार से आज हमने मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन विशेषकर अलीगढ़ आंदोलन के ऊपर
थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा की। अगली क्लास में फिर किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे।